ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का एक कंपैरेटिव चार्ट है, ये सबके पास नोटेड डाउन होना चाहिए, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, या एक बार शॉर्ट में सुन ही लो फटाफट। लोकेशन फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि किस बेसिस पे आप, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं या किस बेसिस पे सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज देखने जा रहे हैं, कंपैरेटिव देख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज लोकेशन। लोकेशन स्पर्मेटोजेनेसिस का लोकेशन का है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स इज द टेस्टिस, तो लोकेशन इज टेस्टिस। एंड फीमेल में oogenesis का लोकेशन ओवरी, फॉर्मेशन का लोकेशन ओवरी, लेकिन दिस इज द, आपको अगर यहाँ पे पूछा जाएगा ना कि कंप्लीट ओवम, फर्टिलाइज ओवम या डेवलपिंग या मियोसिस कंप्लीट, तो इसका लोकेशन चेंज हो जाएगा, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है जब वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अदरवाइज मेल फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यू नो कि ओवरी है, तो फॉर्मेशन oogenesis की प्रोसेस एक्सेप्ट द लास्ट मियोसिस टू जो अरेस्ट है मेटाफेज में, उसको कंप्लीट करने के अलावा सारी ही प्रोसेस कहाँ पे हो जा रही है, ओवरी में हो रही है। नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन, मिलियंस में गैमेट्स बन रहे हैं मेल गैमेट, एंड फिक्स्ड अमाउंट में प्रोडक्शन, जो मैच्योर की बात करें दैट इज 400 मैच्योर गैमेट का फॉर्मेशन एक फीमेल अपने ड्यूरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जब उसके पास आ जाती है, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी और बिफोर मेनोपाज। आज बताएंगे मेनार्की मेनोपाज क्या होता है। तो जब एक फीमेल के अंदर कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाता है, वो रिप्रोडक्टिव ग्रो कर जाती है, तो उसके बाद से और उसके जो पूरी लाइफ में, मतलब जब तक वो मैच्योरिटी रहती है, रिप्रोडक्टिव फेज रहता है, उस फेज में 400 मैच्योर एग को वो रिलीज कर सकते हैं। ओके, और इसके नंबर, इसके अमाउंट, वो कोई भी डिवीजन मतलब फर्दर न्यू फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये आपको माइंड में सेट रखना है। गैमेट्स पर जर्म सेल, मतलब मदर सेल से कितने गैमेट बन रहे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। टू पोलर बॉडी, ठीक है, तो टू पोलर बॉडी बना, और 1 ही जो था वो फाइनली आपका ग्रो किया, मतलब फाइनल ही 1 बना था। पहले एक प्राइमरी पोलर बॉडी बना तो वो डिजेनरेट हो जाएगा, दूसरा प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगा वो भी डिजेनरेट हो जाएगा, तो एक ही सेल आगे डिवाइड की और वही मियोसिस 2 की और डेवलप हो रही है। बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, बिगिंस एट प्यूबर्टी, जब एक मेल प्यूबर्टी को अटेंड करता है तभी उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, एंड ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और फीमेल में इट स्टार्ट्स begins during the embryonic development, or you can say during the fetal development. Timing of gamete formation continuous, ठीक है, continuous process है spermatogenesis, that's why timing of gamete formation is continuous, every 24 hours में gamete का formation हो जाता है, एनी टाइम लिखा हुआ इसलिए। once a month, यहाँ पे पूरा menstrual cycle है, एक ओवरी, एक एग, एक साइकिल, ठीक है, 1 egg 1 ओवरी, तो एक कंप्लीट साइकिल में, चलो ये हम बात करेंगे। वंस अ मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंडेंट है। एंड ऑफ द प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस का एंड कहाँ होता है, फर्टिलिटी इज, मतलब कब तक कैपेसिटी रहेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है, दैट इज द फर्टिलिटी, मेल्स में फर्टाइल होते हैं मेल्स। एक इंट्रोडक्टरी रिकॉर्डेड लेक्चर में तुम्हें एक कंपैरेटिव मैंने दिखाया होगा, एक बहुत एजेड पर्सन की शादी का स्टोरी सुनाया होगा, अगर रहा होगा वहां पे लेक्चर में था क्या, और उसने बहुत यंग शादी की और उसके बाद भी उनको बेबी हुआ। तो फीमेल में एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और स्पर्म प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भले ही रिड्यूस हो जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि मेल जो है वो स्टेराइल हो गया या इनफर्टाइल हो चुका है। ओके, फर्टिलिटी स्टॉप्स एट मेनोपॉज, फीमेल के केस में एक फेज है मेनार्की, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है फीमेल, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है, इसके बीच में ही फर्टिलिटी मतलब एग का फॉर्मेशन फीमेल कर सकती है, इज दैट साइ oogenesis की कंप्लीट प्रोसेस उसी टाइम में होगी। ओके, उसके न बाद में न उसके पहले कहीं नहीं हो सकता। टाइमिंग ऑफ गैमेट रिलीज एनी टाइम, मतलब इसमें स्पर्म फॉर्मेशन जैसे हो रहा है उसी तरीके से स्पर्म जब 24 आवर में फॉर्मेशन हो रहा है तो रिलीज भी उसी हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने डक्टर सिस्टम देखा, एपिडाइडमिस में देखा कि स्टोरेज भी है, सिंथेसिस भी है, तो यहाँ पे स्पर्म के रिलीज
किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन क्योंकि एग तो एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, और कल थोड़ा सा ओवुलेशन वाला मेथड आया था, ओवुलेशन का नाम आया था, मतलब एक बार जब ओवुलेशन हो रहा है तभी एक oocyte सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है, तो मंथली साइकिल के टाइम ही उसका फीमेल में सेकेंडरी oocyte रिलीज हो। मियोटिक डिवीजन अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार में ही साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 1 मियोसिस 2। यहाँ पे अरेस्टेड है, दो बार अरेस्टेड है, एक बार प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में, मतलब आपको एक सीक्वेंस याद होना चाहिए, M1 मियोसिस 1 प्रोफेज 1 डिप्लोटीन। ओके, तो कहेंगे क्योंकि लॉन्ग डिप्लोटीन है तो उसको डिक्टियोटीन कहते हैं। एंड दूसरा कब अरेस्ट है, M2 एंड मेटाफेज 2, मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। जर्म लाइन एपिथेलियम इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन, नॉट इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे आपके प्रिमोडियल सेल से फॉलिकुलर सेल्स बनती है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है फीमेल में। यहाँ पे एक सोमेटिक सेल ही है वो जो कंटिन्यूअस डिवीजन करती जा रही है, तो जर्म लाइन एपिथेलियम हम कह सकते हैं कि वो बार बार स्पर्मेटोगोनिया के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही है और उससे गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर है? आकाश, हेलो, सारे पॉइंट क्लियर? आशना, आयुष, फरिया, इकरा, ईशा, कश्मीरा, केतकी, मनाली, मुजैर, तिनात, पृथ्वी, सांची, सार्थक, श्वेत, विदुला, यश, ब्राह्मणी, प्रतीक, यश, सभी को क्लियर है? पृथ्वी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बैकलॉग हुआ है क्या? ओके, गुड, क्लियर है। चलो पहले हेल्थ का ध्यान रखो, फिर बैकलॉग। अब हमें क्या पोर्शन देखना है, कल हमने बोला था कि यहाँ पे दो प्रोसेस चल रही है, एक तो oogenesis हो रहा है, दूसरा oogenesis जिस रूम के अंदर हो रहा है। ठीक है, आपको ये समझना है कि एक तो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस कहाँ हो रही है, ओवरी में ही हो रही है, लेकिन oogenesis के लिए जो सेल है वो जिस रूम के अंदर है, और वो रूम भी ओवरी के अंदर है, मतलब एक बड़ा घर हो गया, उस घर का छोटा सा रूम हो गया, उस रूम में oogenesis के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर चैम्बर में या उस पर्टिकुलर रूम में भी एक डेवलपमेंट हो रहा है, एक चेंजेस रिपोर्टेड है, दैट इज रिलेटेड टू फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूट्रस साइकिल, ओवरी साइकिल सबसे रिलेटेड, दैट इज फॉलिकुलर डेवलपमेंट, क्योंकि फॉलिकल्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड डेवलपिंग ऑफ फीमेल गैमेट। दैट्स वाई वो यूट्रस से भी रिलेटेड है, वो ओवरी से भी रिलेटेड है, एक पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। और यहाँ पे मैं आज पढ़ाऊंगी तो बहुत ही कम चांस है, मतलब आप एक बार पूरा अटेंटिव पढ़ोगे तो देर इज चांस कि 50% चांस हम समझते हैं कि आज समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाने के टाइम 2 बार 3 बार रिपीट करूँ, तो अगर आपने मेहनत किया तो 80% चांस भी है कि आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज इट इज रिकमेंडेड टू रिवाइज एंड सी द रिकॉर्डेड लेक्चर। और ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पे आपको फॉलिकल, हार्मोन प्लस यूट्रस प्लस ओवरी प्लस ग्राफ सब चीज एक साथ करना है, कोई भी चीज इवेंट इंडिविजुअल हैपन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, लैपटॉप चल रहा है, वाईफाई चल रही है, पेन ड्राइव चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें इवेंट हो रहे हैं, और तुम अपने घर में मोबाइल पे हो, तुम लैपटॉप पे हो, तुम टैब पे हो, तो सभी चीजें एक कोलैबोरेटिव एक ही टाइम में चल रही है, लेकिन लोकेशन फंक्शन सबका अलग अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगा, एकदम अटेंटिव होके स्टेप बाय स्टेप सुनो, सब क्लियर रहेगा। ओवरी क्या होती है इतनी अभी तक बात समझ में आई है, तो बस अब ओवरी के अंदर एंटर करेंगे। तुम लोग बताओ, उसके कॉर्टिकल एरिया में देखेंगे या मेडुला एरिया में देखेंगे? जो हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इट विल टेक ऑन द कॉर्टिकल एरिया और मेडुलरी रीजन ऑफ ओवरी, किस पोर्शन में होगा? कॉर्टिकल। ओके, क्लियर है?
ठीक है। और सेंटर में क्या है, ओवरी का मेडुला है, मेडुला में क्या बोलते हैं हम कि वहां पे वेस्कुलर सप्लाई है, वहां सारी सप्लाई है, और उस कैविटी को, उस ग्राउंड को अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। तो खैर चलो, ये बड़ा ही भारी सा इमेज दिख रहा है। तो पहले तो हमें मेडुला, कॉर्टेक्स, ये चीजें क्लियर रहना चाहिए। तो कॉर्टिकल एरिया में, कॉर्टेक्स वाले एरिया में क्या दिख रहा है हमें कि वहां पे प्रेजेंट रहेंगी ओवरी के फॉलिकल्स जो कि डेवलप हो रही हैं बिफोर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ से ही डेवलपमेंट उनका चल रहा है, अरेस्ट और सारा अंदर उनकी प्रोसेस भी चल रहा है, और वो खुद भी स्ट्रक्चर को चेंज करते आ रहे हैं। एक तरीके से समझो जैसे कोई घर है, और एक फीमेल है, वो बिफोर बर्थ और बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर बर्थ एंड बिफोर प्यूबर्टी भी उसके 12 साल लगने हैं। ठीक है, फिर उसका बिफोर बर्थ भी 2 से 3 महीने ये सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, फीटल डेवलपमेंट। ओके, और उसके बाद उसका रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है। तो कोई पुराना घर है आपका, कोई घर है, वो अगर कंटिन्यू 25-30 साल तक एक कमरा रहेगा, तो आप उस कमरे में मॉडिफिकेशन तो करोगे ना। पहले तो इतना लंबा लाइफ नहीं होता है कि घरों का लाइफ इतना लंबा हो, माना जाता है कि वो 15 से 20 साल के बाद ये हो जाते हैं, थोड़ा सा रीडेवलपमेंट और उस प्रोसेस के लिए जाना चाहिए। समझ रहे हो बात? तो कोई चैम्बर इतना टाइम तक एक ही स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, जस्ट सपोज वो तुम्हारा ही रूम है, और तुम जो हर वक्त एक ही जैसे रूम में रहोगे, उसी रूम में रहोगे, उसी तरीके का वॉल कलर होगा, उसी तरीके का कर्टेन होगा, नहीं होगा ना। तो यू विल कंटिन्यूअसली एक रेगुलर इंटरवल पे आप अपने वॉल कलर को, अपने कर्टन को, अपने स्टडी मटेरियल को, इवन आप ये देखो आपका स्टडी मटेरियल का लेवल, आपकी वार्डरोब का कलेक्शन, सब कुछ चेंज हो रहा है ना। तो सेम वे में आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिलेट करो कि एक चैम्बर है, उसी के अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स उस साइड के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसके सराउंडिंग्स भी चेंज हो रहे हैं, और दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में चेंज होते जा रहे हैं। ओके, क्लियर है? अब ये एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज है। हालांकि अब तो बोलने में भी अलग लग रहा है क्योंकि इस साल तो एक भी इमेज आया नहीं, बट आप रेडी रहो। इस साल इमेज नहीं आया तो बहुत लोग इस चीज को नोटिस करेंगे, बहुत बार आवाज उठेगी, एनटीए के कान तक बात पहुंचेगी कि इमेज बेस्ड तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो अगले साल जरूर इमेज बेस्ड आएंगे क्वेश्चन। ओके, तो ये एनसीईआरटी का इमेज है। करना क्या है आपको, वही लेबलिंग याद रखो, चीजों को याद रखो, क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, एक साइड से देखते जाओ। कहाँ से देखें, चलो मेडुला कॉर्टेक्स इसमें दिया नहीं है, तो पहला यही देख लेते हैं, ब्लड वेसल्स की सप्लाई किधर जा रही होगी, मेडुलरी रीजन में, स्ट्रोमा में। देन प्रिमोडियल फॉलिकल होगा, वो भी लिखा नहीं है। फर्स्ट फॉलिकल यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज प्राइमरी, नेम ही इंडिकेट कर रहा है प्राइमरी। फिर सेकेंडरी की लेवल नहीं है, दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी। चलो लेवल पे आते हैं, दैट इज थर्ड टर्सरी। देन टर्सरी फॉलिकल में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ पे कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एंट्रम। तो एंट्रम के पहले के फेज को प्री एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम के बाद के फेज को पोस्ट एंट्रम फेज बोलते हैं। अभी आते हैं एक एक टर्म पे, बस अभी जो बोलते जाए वहां पे उस चीज को नोटिस करना। यहाँ पे एक कैविटी दिख रही है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो सेकेंडरी फॉलिकल तक टिश्यू डेंस्ड है, मतलब सेल है वहां पे। ओके, फॉलिकल के अंदर सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, टिश्यू है, और उसी में oocyte का डेवलपमेंट चल रहा है। ओके, टर्सरी फॉलिकल ये वो स्टेज होता है जहाँ पे फर्स्ट मेयोसिस जो अरेस्ट थी वो कंप्लीट होता है, मतलब इट इज द प्यूबर्टी स्टेज। फिर दिया हुआ है 3 और 4 ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर टर्सरी फॉलिकल भी बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल मतलब उस साइड ओवुलेशन के लिए रेडी है। तो ग्राफियन फॉलिकल वो फॉलिकल है जिसमें ओवुलेशन होता है। ओके, तो यही इसी स्ट्रक्चर में ओवुलेशन हुआ, ओवम का रिलीज है, मतलब ये ओवुलेशन वाली प्रोसेस है। एंड देन यही स्ट्रक्चर, ये जो फॉलिकल थी वही फॉलिकल ल्यूटियस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एंड इससे अलग सिक्रेशन होता है, इससे अलग सिक्रेशन होता है, सब आपको एक एक करके पढ़ना है। तो यहाँ लेवल पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 5-6। इज इट क्लियर? लेवल सभी क्लियर है? ओके, अब एक बात सुनो मेरी कुछ ध्यान से, एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक साइकिल को बता रहा है।
दिस इज अ साइकिल। दैट्स वाई एक ही ओवरी में एक फॉलिकल आपको एक टाइम में शो कर रहा है डायग्रामेटिक। बट आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि ओवरी ऐसी दिखती है। ओके, ओवरी में कई सारे फॉलिकल हो सकते हैं, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के फॉलिकल हो सकते हैं। समझना मेरी बात। ओके, वो जनरल स्ट्रक्चर होगा। ये एक स्केमेटिक डायग्राम है, देखो लिखा है ना सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी डायग्रामेटिक, ताकि आपको एक ही ओवरी में सारे स्टेज समझा दिए जाए। अब देखो तुम जस्ट सपोज हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम गए ओवरी को कट करने, तो उस टाइम ओवरी या तो ल्यूटियल फेज में होगी या तो इधर होगी, या तो ओवुलेशन हो रहा होगा। तो एक फॉलिकल, दो फॉलिकल, चार फॉलिकल इस स्टेज में दिखेंगे। समझ रहे हो ना? इस तरीके का रंगोली नहीं दिखेगा ओवरी के अंदर। ये हम हर साल समझाते हैं बच्चों को, यहाँ पे एकदम क्लियर रहो। This is not the structure of ovary. This is the structure of ovary inside explaining the follicular development pathway. Okay, फिगर के नीचे भी ऐसे ही लिखा रहता है TS of ovary, LS of। ओके, तो सिंपल अभी कहानी क्या चल रही है अपनी, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन के थ्रू सुनो। ओवरी है, ओवरी में डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ से, प्रिमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख रहे हो कि डिवीजन इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट वो याद करो जरा, फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, कुछ उसी तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है और बीच में कैविटी आ जाएगी। दैट कैविटी इट इंडिकेट्स टर्सरी फॉलिकल। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द tertiary and secondary. Then Graafian follicle. Graafian follicle perform ovulation, then converted to corpus luteum. Corpus luteum धीरे धीरे फिर कैसे डिजेनरेट होता है वो भी पढ़ेंगे, और लास्ट में उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, दैट इज कार्पस एल्बिगेंस। तो एक सीक्वेंस सिर्फ नाम का, एक सीक्वेंस फंक्शन का, एक सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस नाम का, सीक्वेंसली आपको नाम याद होने चाहिए, एक सीक्वेंस उसके अंदर ऊसाइट में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपने ऊजेनेसिस के टाइम में जो देखा है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे अभी मैंने हिंट दिया कि टर्सरी फॉलिकल वो स्टेज है जिसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, और आपको पता है ग्रेफियन फॉलिकल से ओवुलेशन हो रहा है, मतलब टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल के बीच में ही मियोसिस 2 स्टार्ट हुई है, और मियोसिस 2 के मेटाफेज में प्रोफेज कंप्लीट होके मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा। ओके, अभी बस हम ऐसे जनरल पूरा ही आइडिया दे रहे हैं, वन बाय वन देखेंगे स्टेप। एंड उसके बाद ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद वही फॉलिकल कन्वर्ट हो गई कॉर्पस ल्यूटियम में, एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ये वर्क करना फिर बंद कर देता है, डिक्लाइन होता है इसका वर्क, और उससे कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने लगता है। एंड दैट इज पैरेलली वहां यूट्रस में अभी क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की लेयर शेड ऑफ होने लगी। ठीक है, तो कंपैरेटिव आपको ध्यान रखना है, वहां पे जो आपने प्रोलिफरेटिव फेज देखा था और मैचुरेशन फेज देखा था, और उसके बाद सिक्रेटरी फेज देखा था, याद आ रहा है? यूट्रस में वो पैरेलल चल रहा है, उधर ओवरी में अपना चल रहा है, तो दोनों ही एकदम पैरेलली चल रहा है, और इंटरनल फॉलिकल बाहर चैम्बर भी बदल रहा है, इंटरनली उस चैम्बर के अंदर ओवम भी डेवलप हो रहा है। साइमल्टेनियसली होता है ना फॉलिकुलर डेवलपमेंट ओवम के साथ। हाँ बेटा, ओके, क्लियर है? तो प्रिमोडियल फॉलिकल्स आपको बिफोर बर्थ मिले, प्राइमरी फॉलिकल बिफोर बर्थ है, अब इन्हीं में से मैच्योर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टर्सरी फॉलिकल बन रहा है और उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो रही है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ताकि आपको एकदम क्लियर है स्ट्रक्चर, क्योंकि एनसीईआरटी वाला देखो काफी ब्लैकिश है, इस पे बहुत ज्यादा रुकना नहीं है, बहुत ज्यादा लेबल नहीं है, लेकिन हाँ गीता कुरान यही है, फिगर आएगा तो यही वाला आएगा, तो इसकी लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए। अब ओवम वाले लेवल को अगर उसने ओवुलेशन दिया तो ओवुलेशन इज नॉट करेक्ट ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ओवम बोला है, तो डी प्रोसेस पूछ लिया या डी इज व्हाट लेबल करो, तो इस तरीके से आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की लेबल क्या है। नाउ कम टू थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल।
overdeveloped from oogonia present in the cortex of ovary. oogonia से ओवर या ओवम डेवलप होता है. The oogonia are surrounded by other cells that form a stroma for them. oogonia के अब जो oogonia का डेवलपमेंट है उसके चारों तरफ भी कुछ सेल्स हैं, उनको आप कलेक्टिवली स्ट्रोमा बोल दो. These stroma cells form the ovarian or Graafian follicle. क्योंकि अंदर oogonia के अंदर क्या बनेगा, अब समझो चीजों को, लेयर बन रही है. ठीक है, oogonia के अंदर क्या बन रहा है बेटा, वो साइड बनने जा रहा है. तो oogonia के बाहर क्या हो रहा है, कुछ सेल्स हैं जो कि फॉलिकल बनाएंगे. क्लियर? ये स्ट्रोमा नहीं है, देखो कंफ्यूज नहीं होना. ओवेरियन स्ट्रोमा की बात नहीं हो रही है, ये फॉलिकुलर स्ट्रोमा है, ये वाला स्ट्रोमा नहीं है. ओके, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये एक प्रीमोडियल फॉलिकल है या oogonia है इसके पहले, फिर अब ये डेवलपमेंट को स्टार्ट हो रही है. तो इसके अंदर की साइड एक तरफ oocyte के फॉर्मेशन के लिए स्ट्रक्चर बनेगा और बाहर की साइड एक लेयर बन रही है, दैट इज द फॉलिकल. मतलब कमरे के अंदर का सामान और कमरे की दीवार. ओके, these stroma cells form the ovarian or Graafian follicle that surrounds the ovum and protects it. अब ओवम का नरिशमेंट, डेवलपमेंट, सभी कुछ, किसी प्रोटेक्शन, सभी कुछ कहाँ होता है. ग्राफियन फॉलिकल क्यों लिखा है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ही वो मैच्योर टर्सरी फॉलिकल है जहां से ओवुलेशन होगा. ओके, क्लियर? तो द स्टेजेस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आर फॉलोज. डायरेक्ट बोला है ग्राफियन फॉलिकल, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है. देखो ग्राफियन लिखा रहे या मैच्योर टर्सरी लिखा रहे या ओवुलेटेड फॉलिकल लिखा रहे, सब एक ही है. मैच्योर टर्सरी फॉलिकल. ओके बेटा, प्रीमोडियल फॉलिकल क्या हुआ, जो कि अभी प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप हुआ. ऐसे सेल, ऐसे स्ट्रक्चर, oogonia का ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बाहर के साइड सेल हो रहा है और वो अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए oogonia जा रही है. ओके, तभी मैंने कल टोका था कि ठीक है आप ऐसा बोल सकते हो कि फॉलिकल के अंदर oogonia है, क्योंकि मुझे पता था अभी ये लेयर बताने में कॉन्सेप्ट उलझेगा. अभी क्लियर है? जस्ट हमें क्या समझना है, ये oogonia सेल है. oogonia सेल अपने आप में इतना डिवीजन कर रही है, या oogonia ग्रुप ऑफ सेल्स अपने आप में ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लिया है इसने कि ये अंदर के साइड, ये अंदर के साइड, इसके अंदर तो ऑब्वियसली मदर सेल की तरह ये बिहेव करेगा, तो उस साइड बन रहा है. ठीक है, लेकिन इसके बाहर की तरफ कुछ सेल हैं, कुछ क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जो कि एक लेयर बनाने. ओके, तो जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया तब इसको हमने बोला कि प्राइमरी फॉलिकल है. चला गया oogonia अंदर चला गया, वो डिवाइड करेगा प्राइमरी oocyte और फिर फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ओके, क्लियर है? तो प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल है. प्रीमोडियल प्राइमरी से भी पहले रहेगा, तो सीक्वेंस में सबसे पहले आपको क्या रखना है फॉलिकल में, प्रीमोडियल फॉलिकल. फर्स्टली सम सेल्स ऑफ द स्ट्रोमा बिकम. ठीक है, अब देखो, अब आपको वो जो स्ट्रोमा लिखा हुआ है उससे कैसे रिलेट करोगे. अगर ये जस्ट सपोज ये वाली सेल्स आपकी oogonia है, तो ये नियर बाई स्ट्रोमा सेल से ही तो इसके पास कुछ सेल्स इसको फॉलिकल बनाने में हेल्प कर रही होंगी, ये वो कह रहे हैं. ओके, flatten and surround a primary oocyte which develops from oogonia. स्टार मार्क कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल. Primary oocyte develop from oogonia, that is the steps of oogenesis. These flattened cells ultimately form the ovarian follicle and are therefore called follicular cells. एक सेल नहीं है, follicular cells हैं. ओके, द फ्लैटेंड फॉलिकल, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा किसी को प्लीज चुपचाप मत बैठना, बोल देना, क्योंकि मेरी भी मेहनत लगती है बेटा ये चीजें समझाने में.
और आप सिर्फ ऐसे कि बिना टेंशन के, बिना कंसंट्रेट के ज्वाइन करके बैठे हुए और आपको समझ में नहीं आए, तो फिर फेल हो, मतलब मेरा और तुम्हारा दोनों हम आज के लेक्चर में फेल हो जाएंगे। मेरा देना फेल है, तुम्हारा लेना फेल। तो नहीं समझ में आया तो तुरंत बोलना। द फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स नाउ बिकम कॉलमनर। थोड़ा सा डेप्थ है बट याद रह जाए तो अच्छी बात है। पहले फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, अब क्या हो गया, सेल कैसी हो रही है, कॉलमनर हो रही है। Follicles up to this stage of development are called primordial follicle. Primordial, ओके। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखो ये तो हम ड्रॉ कर रहे थे सब। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये उगोनिया सेल था, इसके बाहर की तरफ स्ट्रोमा सेल्स कुछ अरेंज हो गई और एक लेयर बना दी। तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, प्रिमोडियल फॉलिकल। नाउ यू कैन से कि उगोनिया इसके अंदर है। ओके, मनाली क्लियर है ये बात? चलो, बाकी सबको भी समझ में आना चाहिए, वो पूछी थी इसलिए उसका नाम लिया है। अभी ध्यान से सुनो। नाउ प्राइमरी फॉलिकल। प्रिमोडियल क्या है, डेवलपिंग प्राइमरी, मतलब प्राइमरी से पहले वाला। तो डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल आए तो भी वो प्रिमोडियल ही होगी। कंप्लीट प्राइमरी फॉलिकल। अ ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज एमसीक्यू, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा नाउ अपीयर्स बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स एंड द oocyte। लेयर ध्यान में रखना, ये जोना पेलुसिडा फर्टिलाइजेशन तक रिपीट होता रहेगा, आता रहेगा, सॉरी यहाँ पे अभी ओवुलेशन तक आपको आता रहेगा। तो एक लेयर आ गई बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स एंड उगोनिया, ठीक है, या oocyte। उगोनिया तो oocyte में डिवीजन भी उधर चल रहा है ना, तो oocyte ठीक है। द फॉलिकुलर सेल प्रोलिफरेट नाउ टू फॉर्म सेवरल लेयर। कौन सी सेल, फॉलिकुलर सेल्स। उगोनिया oocyte अपना डिवीजन कर रही है, ये लेयर अपना डिवीजन कर रही है। प्रोलिफरेट नाउ टू फॉर्म सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स टू फॉर्म द मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। अगेन एमसीक्यू, टर्म याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन नोन एज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा पहले सिंगल लेयर बनी, अब उसने क्या कर दिया, प्रोलिफरेशन कर दिया, मल्टीपल लेयर्स बना रही है। तो वो कैसे स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलोसल मेम्ब्रेन हो जाती है या ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन। और उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। दीज सेल्स आर नाउ कॉल्ड, लिखो लिखा भी है, कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। This stage of follicle, primary follicle, this stage is known as primary follicle। यहाँ पे अभी इस तरीके की कोई लेयर नहीं बनी थी, that's why they are primordial follicle। ओके बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब डेटा एक आ रहा है, डेटा को अंडरलाइन कर लेना। देयरफॉर, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरफ से, लेकिन क्या होता है ना, जब मैच द कॉलम से एक ही चीज पे मैच द कॉलम आ जाएगा तो कई सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन के अंदर आ जाती है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो एक ही के अंदर कई सारे ई तक सेंटेंस आ जाएगा, ए बी सी डी ई सी ए, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना देगा। तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन लेंदी हो जा रहा है। देखा होगा तुम लोगों ने पेपर, इस तरीके के स्ट्रक्चर आए हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन पे एक इवेंट, वही एक्टिन मायोसिन वाला तुम्हारा एक क्वेश्चन था। चलो आओ तुम लोग ऑफलाइन उस दिन पेपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दीज सेल्स आर नाउ कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। ये हो गया। नाउ डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देयरफॉर एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब वही जो ना अभी 10 ईयर पे आएगी, सिक्वेंस्ट्रुअल फेज में एक फीमेल बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अटेंड कर लेगी, दैट इज द प्यूबर्टी। ओनली 60,000 to 80,000, कितने प्राइमरी फॉलिकल रह गए, सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ओके, प्यूबर्टी तक जो फॉलिकुलर स्टेज है वो कौन सा है, प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है। एट द प्यूबर्टी अब वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी और एंट्रम बनेगा, मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ प्यूबर्टी। सारे प्रोसेस साथ में होंगे। ओके, नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कितने हो गए, 60,000 से 80,000 एक ओवरी में।
ध्यान रखना ओवरी, इन सब के केस में ये जो ईच ओवरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैलकुलेट करने में हम एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होगा। तो अगर एक ओवरी का पूछेगा तो आपको एक ओवरी को काउंट करना होता है। फीमेल का पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एग पर्टिकुलर ईयर में कितने फॉर्म होंगे, तब आप टोटल नंबर ऑफ एग बताते हो। अगर सिर्फ वन ओवरी से पूछेगा तो आप ईयर में 6 एग बताते हैं। तो आएंगे उन सब चीजों को न्यूमेरिकल के टाइम। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल हो गया, उसके बाद जोना पेलिसिडा डिवाइड करने लगे, उसमें ग्रेनुलोसा का फॉर्मेशन हो गया, तो फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, और ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मार्क कर लेना। उस साइड कहाँ दिख रहा है आपको, सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, प्रोलिफरेशन होगा, जोना पेलिसिडा है। अभी ये देखो फिर यहाँ से कैविटी बनेगी तो फिर ये सेल गायब होगी, इसलिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनो। तो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल हो गया, लेट प्राइमरी फॉलिकल हो गया, उसके पहले क्या था, प्रिमोर्डियल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक वहां पे जो कंपैरेटिव में था वो भी ध्यान रखना। क्या, जर्म लाइन एपिथेलियम की बात आ रही थी, ये तो सरफेस एपिथेलियम है, और यहाँ पे रहेगी जर्म लाइन एपिथेलियम। तो ये डेवलपमेंट क्योंकि बिफोर बर्थ हो चुका है, दैट्स वाई जर्म लाइन एपिथेलियम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ oocyte। सब कहाँ हो रहा है, एक फॉलिकल के स्ट्रक्चर के अंदर है। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी फॉलिकल। तो अभी तक क्या हुआ बेटा, आपने ऊगोनिया देखा, ऊगोनिया के बाहर स्ट्रोमा रीजन है, स्ट्रोमा रीजन की कुछ सेल, आउटर साइड में स्ट्रोमा, फ्यू स्पेसिफिक सेल, ठीक है, सराउंड्स टू फॉर्म फॉलिकल लेयर। ठीक है, इसी को बोल रहे थे अपन प्रिमोर्डियल। अब ये क्या कर रही है, ये यहाँ डेवलप हो रही है प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल, और ये ऊगोनिया सेल डिवाइड करेगी और क्या बना देगी, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनने के लिए डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस, मतलब डेवलप ही हो रहा है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। इनलार्जमेंट कह दो, ग्रोथ, ग्रोथ कल बताया था ना, ग्रोथ होता है, ग्रोथ होगा और प्राइमरी oocyte बनेगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल में क्या देखा आपने, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल एंड लेट प्राइमरी या मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल। तो अर्ली हो गया एंड लेट। अर्ली में क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर बनी है, किसकी, जोना पेल्यूसिडा की। जोना पेल्यूसिडा की लोकेशन क्या है, जोना पेल्यूसिडा की लोकेशन ये जगह है, ऊगोनिया और प्रिमोडियल फॉलिकल के जो सेल हैं उनके बीच में। क्लियर, जोना पेल्यूसिडा है एंड देन प्रोलिफरेशन हो गया, ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन बन गई, तो लेट प्राइमरी फॉलिकल हो गया। यहाँ तक की बातें क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सेकेंडरी फॉलिकल। वनली मतलब कहाँ था वनली, चलो दोबारा पूछना, क्या पूछ रहे हो। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में ओनली 60,000, ओनली मतलब कंपैरेटिव। ठीक है, स्पर्म्स के काउंट से, और आपने देखा था कि वो मैंने बताया था ना, फीटस स्टेज में कुछ लाख और उसके करीब का काउंट दिया था कि कितने फॉलिकल्स बनाने के लिए कितनी उगोनिया है, वो वहां पे एक डेटा दिया हुआ है। तो उसमें से अब कितने रह गए, सिर्फ 60,000 से 80,000। और फिर फाइनली प्रोड्यूस कितने होंगे, मैच्योर एग कितने फॉर्म हो रहे हैं, 400। और उसमें से भी पूरा मियोसिस कंप्लीट करने वाला कौन सा एग होगा, जितने फर्टिलाइज्ड होंगे। तो वो एक सीक्वेंस डेटा का याद रखना है आपको, दैट्स वाई लिखा है वहां पे वन। डिजेनरेशन इसलिए हुआ क्योंकि उनका कोई फंक्शन नहीं था, फंक्शन नहीं था ना। और ओवरी
एक लिमिटेड स्पेस है, वहां पे लिमिटेड अमाउंट में एग बनना है। तो जब भी देखो कहीं पे भी तुमने पढ़ा है एग का फॉर्मेशन, तो नियर बाई सेल का डिजनरेशन ही हुआ है, ताकि एक एग अच्छे खासे साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी के साथ हेल्दी एग प्रोड्यूस हो। चलो अब आप सेकेंडरी फॉलिकल, एज द फॉलिकल एक्सपेंड मतलब ग्रो कर रहा है, द स्ट्रोमल सेल्स सराउंडिंग द membrana granulosa become condensed to form a covering called the theca interna। अब एक और नई लेयर आ गई, बाहर की साइड आएगी। थीका, थीका कहाँ पे अपन देखे हैं, सीड कोट में भी आता है थीका, कई जगह वर्ड आ चुका है। थीका मतलब कवरिंग, तो थीका बना दिया, दैट इज द पहला जो बनेगा, दैट इज द थीका इंटरना। इसका मतलब टूवर्ड्स द ग्रेनुलोसा, टूवर्ड्स द ग्रेनुलोसा। देखो सीक्वेंस समझो, इधर oocyte हो गई, ये जोना पेलिसिडा हो गया, ये ग्रेनुलोसल मेम्ब्रेन पूरा टिश्यू बन रहा है, तो टूवर्ड्स द ग्रेनुलोसा भी क्या फॉर्म हो गया, थीका। कौन सा, इंटरना। अब एक और बनेगा, that is the theca externa। The cells of theca internal or theca cells afterwards secrete a hormone called estrogen। एस्ट्रोजन की सिंथेसिस होगी। एस्ट्रोजन पहले भी सिंथेसिस होता है, प्राइमरी फॉलिकल से भी रिलीज होता है एस्ट्रोजन। ओके, आउटसाइड द थीका इंटरना सम फाइब्रस टिश्यू। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, थीका ठीक है, थीका में थीका इंटरना के बाहर की तरफ, मतलब एक लेयर और बना दे हम यहाँ पे, शायद ड्रॉ हम कर चुके हैं। ये अगर थीका, हाँ ये थीका इंटरना हुआ, तो ये वाली थीका एक्सटर्ना हो। तो ये कैसी है नेचर में, ये फाइब्रस है। अब ये प्रोटेक्शन देने आ रहे, some fibrous tissues become condensed to form another covering called the theca externa। तो थीका एक्सटर्ना, अब हम लेयर लिख रहे हैं फिर से, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, अंदर की तरफ जा रहे हैं। ओके बेटा, फिर ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन, फिर ग्राफियन, नहीं क्या था, जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा, एंड देन कहीं पे आपकी क्या है, oocyte। कौन सी oocyte है अभी, प्राइमरी oocyte। कोई कंफ्यूजन, चलो इमेज देख लेते हैं एक बार इसका। लेयर का इमेज इंपॉर्टेंट है, देखो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रेनुलोसा सेल, एंड देन फॉलिकुलर फ्लूइड, मतलब ल्यूमेन बन रहा है ना, अभी वहां पे फ्लूइड कैविटी भी आएगी। और ये कहाँ का है, ये तो देखो इस लेयर का है, इस वाले स्ट्रक्चर का, मतलब ऑलरेडी ये किसका है, ग्राफियन फॉलिकल का है, तो कैविटी आ चुकी है। ओके, आप अभी कहाँ तक पढ़े, ये 3 लेयर हो गई ऊपर की, 1 2 3 प्लस जोना पेल्यूसिडा। बढ़े आगे, कोई कंफ्यूजन। बिल्कुल, जितना आराम से हम पढ़ा रहे हैं भैया, उतने आराम से तुम भी पढ़ो। आता कोई 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन नहीं क्लियर रहेगा तो दिक्कत है। यहाँ से देखो फिर से, जोना पेल्यूसिडा एंड फॉलिकुलर सेल किसके बीच में आई, जोना पेल्यूसिडा जो oocyte बनाने के लिए लेयर है, सेल है, गोनिया से जो डिवीजन स्टार्ट हुआ है उसके और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में आए, फिर प्लोरिफरेशन हुआ, नंबर ऑफ सेल्स का लेयर पूरा बना, फॉलिकुलर सेल्स बन गई, जिसको अपन ने कलेक्टिवली बोला मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से बाहर की तरफ एक लेयर बनी सबसे पहले, दैट इज थीका इंटरना। थीका इंटरना के बाहर की तरफ फिर एक लेयर बनी, दैट इज थीका एक्सटर्ना। वेरी गुड। टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, दैट इज द, एक तो थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना हो जाता है, जोना पेलिसिडा, और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बोले, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्सरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, एंट्रम का प्रेजेंस होना, प्रेजेंस ऑफ एंट्रम इज द मेन डिफरेंस। यहाँ पे अब कैविटी आ रहा है, देखो oocyte सेल यहाँ चली गई, oocyte सेल यहाँ है, बाकी फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल्स को बनाई है जो सेल्स, उनके बीच में ल्यूमेन का फॉर्मेशन होने। ठीक है, अ कैविटी अपीयर्स विद इन द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। कहाँ पे बन रही है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, जो कि प्रोलिफरेशन से बनी थी। इट इज कॉल्ड द एंट्रम। एंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्सरी फॉलिकल।
बार बार रिपीट कर रहे हैं। आज के आज ये चीजें ऐसे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि सीधे अब नीट 2022 पे जाके दोबारा पढ़ने की कभी नीड ही ना है। हैविंग लिक्वर फॉलिकल, लिक्वर मतलब फ्लूइड आ रहा है, with the appearance of this cavity the follicle is formed, follicle means a small sac, follicle के अंदर follicle आ गया, ठीक है। दिस इज अ follicle, एक कमरा था, एक कमरे के अंदर आपने छोटा सा बाथ टब ला के रख दिया, या सपोज कुछ भी सपोज कर लो, इमेजिनरी पावर होनी चाहिए, ठीक है। कैविटी हो गई, या उतने स्पेस पे आप आपने काम करना बंद कर दिया। Theca layer is organized clearly into an inner theca interna and outer theca externa। वो डेवलपमेंट चल रहा है, फॉलिकल का भी डेवलपमेंट चल रहा है, तो फॉर्मेशन हो रखा है सेकेंडरी फॉलिकल में, लेकिन स्टिल दे आर डेवलपिंग और क्लियरली एक विजिबल होगा। इसलिए वहां पे जो थीका एक्सटर्ना और इंटरना का इमेज दिया हुआ है, वो लेबलिंग कहाँ पे दी हुई है आपको, ग्राफियन के साथ दिया हुआ है, मतलब मैच्योर टर्सरी फॉलिकल के साथ दिया हुआ है। इज इट क्लियर? The follicular cavity is the feature of tertiary follicle. It it is not reported in secondary follicle, and at this time theca externa and internal layer is clearly visible. Due to antral, yeah, due to the presence of antral, we can also divide that follicular development in different two phases: pre-antral phase and post-antral phase या antral phase. Okay. Is it clear? फिर से सुन लो, एक फ्लो चार्ट अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऊगोनिया सेल है, ऊगोनिया में से कोई एक ऊगोनिया के चारों तरफ के स्ट्रोमा सेल्स या कुछ सेल्स स्पेसिफाई होके कवरिंग बनाने लगी, एक लेयर बनाने लगी, तो लेयर क्या हो गया, प्रीमोडियल हो गया। प्रीमोडियल क्या है, डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल भी होता है, तो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप होने के लिए जोना पेलोसिडा लेयर को आना पड़ेगा, कहाँ पे, बिटवीन द ऊगोनिया एंड स्ट्रोमल फॉलिकल सेल्स, ठीक है। तो फॉलिकल सेल्स के बीच में जोना पेलोसिडा आ गया। नाउ जोना पेलोसिडा प्रोलिफरेट करने लगी, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेना को फॉर्म किया, मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेना फॉर्म हो गया, दिस स्ट्रक्चर, लेकिन कोई कैविटी नहीं है, दैट इज द सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये सब फेज क्या है, ये फॉलिकुलर फॉर्मेशन हुआ, ये फॉलिकुलर एक्टिवेशन हुआ, ये फॉलिकुलर ग्रोथ है, ग्रोथ, या ये आप लास्ट वाले को बोलना फॉलिकुलर मैचुरेशन। This is the complete maturation. Okay, क्लियर। तो सेकेंडरी के बाद सेकेंडरी और टर्सरी में हमें क्लियर डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि यहाँ पे एक कैविटी आएगी, उस कैविटी की वजह से लेयर डिस्टिंग्विश हो रही है, और बीच में अंदर यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होके, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा, प्यूबर्टी अटेंड हो जाएगा, एंड नाउ ये प्रोसेस आपका कहाँ चलेगा। अच्छा, इन सब चीजों में अरेस्ट ही है अभी, तभी मैंने आपको बताया था कि ये फॉलिकल बने क्यों है प्यूबर्टी के टाइम, क्योंकि एस्ट्रोजन को फॉर्मेशन करना है। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। एक वर्ड अगर बोलना हो इसके लिए, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। तो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस के लिए ओवरी में फॉलिकल होना नीडेड है, और ये एस्ट्रोजन सिंथेसिस करेंगे, तभी फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव पोर्शन डेवलप हो पाएगा, वो प्यूबर्टी अटेन करेगी। इसलिए फॉलिकल प्रेजेंट है, लेकिन अंदर डिवीजन जो है, जो प्राइमरी oocyte का डिवीजन है, वो अरेस्टेड हो रखा है। और अभी आपको आया भी उसमें पॉइंट ना कि थीका इंटरना से रिलीज हो रहा है हार्मोन, वो पॉइंट भी ध्यान रखना। ओके, तो टर्सरी में क्या हुआ, कैविटी आ गई और डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ पे हो सकता है कि कई सारी फॉलिकल्स वहां पे ऑलरेडी, अब सुनो ध्यान से, कई सारी फॉलिकल हो सकता है कि दो चार प्रीमोडियल फॉलिकल्स बनी हुई हो और वो सभी ग्रो कर रही है, लेकिन मैंने बोला ना कि एक्सेप्ट कि ट्विंस, किसी फीमेल को ट्विंस हो जाए, मतलब यहाँ पे जाइगोट डबल डाइजाइगोटिक ट्विंस बनने के चांसेस हो, उस केस में क्या होगा कि दो फॉलिकल मैच्योर हो जाए, या दोनों फॉलिकल अलग अलग ओवरी में मैच्योर हो जाए और दोनों ओवरी से एग रिलीज हो जाए। दिस इज द बायोलॉजी बेटा, दिस इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन।
अगर देखो तुम एक अभी हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, वहां पे तुम प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट करना है उस चीज पे फोकस करते हुए और सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज को फोकस करोगे। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ ध्यान में रखोगे तो ऐसा तो आपने देखा कि एग रिलीज होना और फर्टाइल होना मतलब फर्टिलाइजेशन होने में 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का टाइम है। तो एक कपल सिर्फ इन 2 दिन में ही प्रिकॉशंस लेगा, समझना हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन थ्रू मंथली प्रिकॉशंस लिया लेना रहता है, थ्रू थ्रू सारे वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं, फीमेल को अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं जिनको उनको करना करता है कैरी टू प्रिवेंट द अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी। समझ रहे हो। तो साइंस इज द एक्सेप्शन, और यहाँ पे मतलब सिर्फ बायोलॉजी वाले में तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शंस होता है क्योंकि दैट इज ऑलरेडी टोटली डिपेंडेंट ऑन द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि इस टाइम में हो सकता है कि कई सारे फॉलिकल्स ऑलरेडी फॉर्म हुई हो, लेकिन फिर भी ओवरी क्या करती है, रिक्रूट करती है। रिक्रूट करना मतलब वैकेंसी निकालना कि कौन सा अब ओवुलेशन करेगा इनमें से, तो उनका इंटरव्यू होगा, वो सेलेक्ट होंगे और वो बाकियों पे डोमिनेंट हो जाएंगे, और कोई एक जनरल केस में एक ओवरी एक टर्सरी फॉलिकल ही डेवलप करेगी, ग्राफियन फॉलिकल को फॉर्म करेगी। कितनों को ये वाली बात समझ में आई? इज इट क्लियर और नॉट? आज जल्दी में तो नहीं हो तुम लोग? ये कंप्लीट करेंगे हम बेटा थोड़ा। समझ में आ गई बात? ठीक है, एकदम समझो ऐसा कि एक वैकेंसी निकली है और वैकेंसी निकली उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट आ गए हैं ना, उन कैंडिडेट में से सिलेक्शन करना है। तो ओवरी क्या कर रही है और अपना सिस्टम क्या कर रहा है कि एक या दो फॉलिकल्स को ही सेलेक्ट करेगा कि वो अब टर्सरी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाए, और उसको अलाउड करेगा कि वो ओवुलेशन करे। बाकी के क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिजेनरेट, और जब तक डिजेनरेट नहीं होंगे तब तक क्या होगा, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस चलती रहेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। तो एक आपने देखा प्री एंट्रल फेज हो गया, एक एंट्रल फेज हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा, ओवुलेशन आ जाएगा। तो हम एकदम से बिना समझाए, कभी तुम्हें ऐसे बड़े बड़े इमेज नहीं दिखाते हैं, तो जब हम समझा देते हैं उसके बाद कोशिश क्या करो कि ये समझना है। तो फिर से एक बार समरी देखो। प्री नेटल मतलब बिफोर डिलीवरी, मतलब मदर वॉर्म वाली कहानी चल रही है, तो फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, oogoonium का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद पोस्ट नेटल से प्री प्यूबर्टल स्टेट में क्या हो रहा है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब चीजें, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर ग्रोथ फेज में आ जाता है। देखा था ना हमने, फॉलिकुलर फॉर्मेशन, इनिशिएशन, देन डेवलपमेंट, ग्रोथ वाला फेज चल रहा है, और फाइनली मैचुरेशन तक आएगा फॉलिकल। ओके। तो बाहर कमरा डेवलप हो रहा है, अंदर कंटेंट भी डेवलप हो रहा है। इज इट क्लियर? फिर एडल्ट में मतलब प्यूबर्टी के टाइम में क्या हुआ, एंट्रल फेज आ गया, मतलब टर्सरी फॉलिकल आ गया, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर हुआ, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, एंड देन ओवुलेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सब? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है नहीं, तो एक बार यहाँ अरेस्ट हो रही है प्रोसेस और एक बार यहाँ अरेस्ट। तो सेकेंडरी फॉलिकल तक मियोसिस मियोसिस अरेस्ट है, लेकिन फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है। तो प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब क्या है, मियोसिस अरेस्ट है। यहाँ पे मियोसिस मतलब यहाँ से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन डिवीजन स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट है। उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम वो अरेस्ट से रिलीज हुआ, मतलब ये आफ्टर अरेस्ट का फेज हो गया, और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे वो फिर से मैचुरेशन मतलब ग्राफियन फॉलिकल में फिर से अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में। इधर देख लेते हैं अब इसी चीज को, ये जब डेवलप नहीं होता है, देखो सिस्ट वर्ड को पकड़ो तो डिजीज एक आ जाएगी। पीसीओडी बहुत सारा सुने होंगे आजकल, गर्ल्स में बहुत पीसीओडी रिपोर्टेड हो रहा है।
ओके, तो ये फॉलिकल्स ही क्या हो रही है, डेवलप नहीं हुआ। अब देखो जो 60 से 80 हजार फॉलिकल्स हैं उसी में से कुछ डिजेनरेट नहीं होंगी तो क्या हो जाएंगे वहां पे, सिस्ट, मतलब पत्थर जैसा हार्ड स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट होगी। ठीक है, जैसे मुझे भी पीसीओडी है, तो मल्टीपल सिस्ट है ओवरी में। अब उनको मेडिसिन के थ्रू धीरे 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 वो डिजेनरेट होते हैं। ओके, और ऑब्वियसली वहां पे सिस्ट है तो वो इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करेंगे ओवरी को। एक जनरल केस में एक सेलेक्ट होता है, और अगर आप देखो कि कोई डाइजाइगोटिक ट्विंस है, मतलब दो जाइगोट बने, तो ऑब्वियसली दो एग रिलीज होंगे, दो स्पर्म से फ्यूज होगा और तब वहां पे दो जाइगोट बनेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, एक एम्ब्रियो एक जाइगोट बना और एक एम्ब्रियो से डिवाइड, एक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम में जाइगोट से एम्ब्रियो एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक, जो आइडेंटिकल ट्विंस की तरह, जुड़वा मूवी की तरह शो करते हैं। तो अगर ये भी देखो, ये भी एक, तुम देखो तो फैमिली हिस्ट्री होती है जनरली, जो किसी किसी केस में हो सकता है कि एक हो दो हो आसपास उस फैमिली में, लेकिन जनरली जैसे हम लोग के गांव के साइड में एक फैमिली है, उनके हर जनरेशन में जुड़वा 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 चल रहा है। तो दैट इज द मैटर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज द मैटर ऑफ हार्मोन सिक्रेशन। ओके, हार्मोन इस तरीके से है कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट हो रहा है तो एक बार में दो दो एग निकल रहे हैं, दो दो एग निकल रहे हैं तो फ्यूजन के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे वो डांसर कौन है, कोरियोग्राफर, फराह, उसके तो ट्रिप्लॉइड, मतलब ट्रिप्लॉइड बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स हुए थे। ठीक है, मतलब तीन बच्चे एक साथ में हुए। चलो आएंगे वो सब डेवलपमेंट के टाइम में आएंगे, अभी ये चीजें क्लियर है। ओके, नाउ मैच्योर टर्सरी फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल बोल हम चुके हैं, देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है, द कैविटी ऑफ फॉलिकल रैपिडली इंक्रीज इन साइज, ये देखो ये बढ़ता जा रहा है in size and gets filled with a fluid called liquor folliculi due to increase, स्टार मार्क करना, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द कैविटी द वॉल ऑफ द फॉलिकल, रीजन समझो, फॉर्म बाय द ग्रेनुलोसा सेल, जो आप मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोल रहे थे, बिकम्स रिलेटिवली थिन, क्योंकि कैविटी उसको धकेलती जा रही है। अब आप यहाँ पे देखो इसकी थिकनेस, पहले आप कहीं देख रहे थे क्या, आउटसाइड यहाँ था और पूरा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा प्रेजेंट था, नाउ व्हाट, अब थिकनिंग से थिन में कन्वर्ट होता जा रहा है, एक एक जगह पे अपने को श्रिंक करता जा रहा है। The ooh side now lies eccentrically in the follicle, एक सेंटर एक पोल ले लेता है, मतलब आप जैसे वो माइक्रोपाइलर एंड देख रहे थे ना, तो इसी तरीके से आप समझ लो वन एंड पे आ जाएगा। सराउंडेड बाय सम ग्रेनुलोसा सेल्स दैट आर कॉल्ड एज क्यूमुलस oophoricus और oophorus, फिर से टर्म आया है, क्यूमुलस oophoricus और oophorus। ठीक है, ऊ साइड के पास अभी जो कुछ सेल्स हैं, अब देखो यहाँ पे देखो ना, ये ध्यान से स्ट्रक्चर, ऊ साइड यहाँ पे आ गया, इसके पास जो अब स्पेसिफिक सेल है, ये पूरी लेयर है ना, ये पूरी लेयर है, लेकिन जो इसके पास की है उसको एक अलग नाम दे दिया इन्होंने, क्यूमुलस ऊफोरस। ओके, द सेल्स दैट अटैच्ड इट टू द वॉल, अब ये ऊ साइड इधर उधर इस कैविटी में डूब डूब ना जाए, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, इस इधर फ्लोट ना कर जाए, इसलिए इसको क्या कर दिया, वॉल से अटैच करके रखने में हेल्प कौन सी लेयर कर रही है, कौन सी सेल्स कर रही है, क्यूमुलस ओफोरिकस। ओके, द वॉल ऑफ द फॉलिकल आर कॉल्ड एज डिस्कस प्रोलिगरस और जर्म हिल। अब ये जिस तरफ से जिधर अटैच्ड होगी, मतलब आगे की तरफ आप देख लो कोई स्ट्रक्चर है, कोई इस स्ट्रक्चर को सराउंड करना है, तो इसके दो, मतलब एक पूरी सराउंडिंग में पेरीफेरी पे एक लेयर्स को आप देख सकते हो ना बेटा, तो जस्ट देखो सामने की लेयर को बोल दिया, इतने को बोल रहा है क्यूमुलस ऊफोरस, और जो वॉल की तरफ प्रेजेंट है उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, डिस्कस प्रोलिजेरस। है वो सभी, ये सब सेल क्या है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की ही सेल है, लेकिन क्लस्टर बना रही है, इसी तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में भी बनेगी सेल। ओके, क्लियर है, कैविटी ग्रेनुलोसा लेयर में है ना, कैविटी ग्रेनुलोसा, कैविटी ग्रेनुलोसा कहाँ बताया मैंने, कैविटी तो ये है,
जिसको लिक्विड फॉलिकुलाई कह रहे हैं। ओके, कैविटी ग्रेनुलोसा लेयर में, हाँ, ग्रेनुलोसा लेयर की ही सेल से कैविटी बन रही है, मतलब वही तुम्हारा फ्यूजन वाला मैटर तुम याद रखो, तो उस तरीके का एक मैकेनिज्म चल रहा है, उससे लिक्विड फिल कैविटी जनरेट होती जा रही है, और जो सेल अब बची है वो पेरीफेरी की तरफ पुश होती जा रही है और थिन एक लाइनिंग बना लेंगी। ओके, now next, the ovarian follicle is now fully formed and is now called the mature Graafian follicle, MGF। क्यों? क्योंकि अब इसको एलएच देगा, एक थप्पड़ लगेगा एलएच का आके इसको, और ये रिलीज कर देगा ओव्यूल को, जो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगी। किस स्टेज में अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 में। द ग्रेनुलोसा सेल्स लाइंग इन द क्लोज विसिनिटी, एकदम क्लोज विसिनिटी, किससे? जोना पेलुसिडा से। जोना पेलुसिडा को भूलना मत, वो है अभी वहीं पे। बिकम्स elongated टू फॉर्म द कोरोना रेडिएटा। अभी एमसीक्यू आया था, स्पर्म सेल को रिसीव करने के लिए सेकेंडरी oocyte या एग पे रिसेप्टर कहाँ होते हैं, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है, दिस इज द मैटर ऑफ थिंकिंग। जो सबसे पहली लेयर अभी हम बात करेंगे, ये सेकेंडरी oocyte ही बन रहा है, बाहर की तरफ स्ट्रक्चर जोना पेलुसिडा पहले ही है, उगोनियम के और फॉलिकुलर सेल के बीच में बना था, तो वो oocyte का पार्ट हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, फिर इसके बाहर क्या आ रहा है अभी? कोरोना रेडिएटा। कोरोना को कोरोना से ही याद रख लो, इसको तो भूलने की नीड ही नहीं है। कोरोना रेडिएटा बाहरी लेयर होगी, तो जब बेटा स्पर्म आएगा पूरी रेस जीत के, तो वो सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करेगा? कोरोना रेडिएटा से। तो इनके बीच में होगा केमिकल टॉक। इनके बीच में केमिकल टॉक कैसा होगा कि मतलब ये ह्यूमन का ही स्पर्म है कि नहीं, वही पॉलिन ग्रेन वाली कहानी। ठीक है, इससे फ्यूज करने के लिए ये एग सेल इसको अलाउ करेगी नहीं, तो रिसेप्टर पूछा था, रिसेप्टर कहाँ पे होगा? ऑप्शन में था कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा, दोनों। लेकिन जोना पेलिसिडा के बाहर है कोरोना रेडिएटा, दैट्स व्हाई द आंसर इज कोरोना रेडिएटा। और इसको लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन पूछ लिया। मैडम जब सेल चैप्टर पढ़ाती है तभी मैडम बता देती है कि रिसेप्टर्स हैं, हर जगह रिसेप्टर्स हैं, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स हैं, रिसेप्टर्स हैं। क्लियर? तो कोरोना रेडिएटर जो सबसे पहले इंटरेक्ट करेगी, वही तो पहचान रही कि हाँ ये एक्स सेल और स्पर्म के बीच में इंटरेक्शन करने के में रोल प्ले कर रही है। हाँ, एक्रोसोम फिर डिजनरेट करेगा, लाइसोसोमल एक्शन, हाइड्रोलाइजिंग एक्शन होगा। नाउ आगे आओ, तो कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स लाइंग इन द क्लोज vicinity of zona pellucida becomes elongated to form corona radiata। जोना पेलिसिडा के पास की, सबसे पास की जो ग्रेनुलोसा सेल है, वो क्या हुआ? उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, वो इलोंगेट किए, डेवलप हो गए और एक लेयर बना दी, दैट इज नाउ नोन एज कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा किसमें रिपोर्टेड होगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में होगा क्या? नहीं, क्योंकि टर्सरी फॉलिकल जब तक ये नहीं दिखा है मैच्योर टर्सरी फॉलिकल और ऑप्शन में ग्राफियन फॉलिकल नहीं है, देन आंसर विल बी मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। इनिशियल टर्सरी फॉलिकल में कोरोना रेडिएटा नहीं था। आफ्टर 13 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 13 दिन बीतने के बाद 14 दिन में, 14th डे में, व्हेन साइकिल इज आइडियली, एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी पढ़े नहीं हो तो बस समझ लो कि ये आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है, या आप इसको जनरल टर्म में लोग बोलते हैं मंथली साइकिल। तो 28 प्लस 2 डेज ही किया, तो मतलब 2 डेज किया तो 30 डेज आ जाता है, तो मंथली मतलब 30 महीने का दिन। तो इसका भी रेंज है बेटा, किसी को 22 का भी होता है मंथली साइकिल, किसी को 45 डेज का भी मंथली साइकिल होता है, किसी को 2 मंथ का भी मंथली साइकिल होता है। वो उसकी खुद की, मैंने बोला ना दिस इज द बायोलॉजी, और ये भी ह्यूमन है, तो यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन है। क्लियर? तो 2 मंथ का होगा तो उसका अपने 2 मंथ के अकॉर्डिंग ओव्यूलेशन फेज होगा, बट हम जब आइडियल पढ़ते हैं, कोई भी चीज जनरल पढ़ते हैं, तो हम वहां पे क्या लेते हैं? 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 28 डेज का, 28 का डिवीजन कर लो बाय 2, एकदम मिड 28 डेज के मिड में 14th डे पे एलएच सर्ज होता है, मतलब ल्यूटिनाइजिन हार्मोन की रिलीज में एक पीक आएगा, एंड दैट पीक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन। ओके, क्लियर है? अभी देखते हैं इसको इमेज के थ्रू। तो 14 डे व्हेन
साइकिल इज आइडियली फॉर 28 डेज, तो स्टार मार्क कर लेना। ये हर केस में नहीं है, न्यूमेरिकल बन सकते हैं इससे। वो देगा न्यूमेरिकल में आपको कि इतने दिन के साइकिल है, तो जस्ट आपको उसका हाफ करके अप्रोक्सीमेटली जो उस रेंज में डेज दिया होगा उसको आप टिक कर दोगे कि ओवुलेशन का दिन वो है। रटे रटाई चीज नहीं की, एनसीईआरटी में लिखा था 14th डे को ओवुलेशन होता है। ठीक है ना, ओवरी को पता है ना किसी को पता है कि 14 डेज कब चल रहा है और उसका पर्टिकुलर क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है उसका। ग्रैफियन फॉलिकल इज रप्चर्ड एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, दैट इज द ओवुलेशन, जो मेटाफेज में अरेस्टेड है, और यू कैन से एग। चलो अब इतनी बात किसको किसको क्लियर हुई? सिर्फ सी लिख दो। एमजीएफ याद रखना, कोरोना रेडिएटा याद रखना, ग्रेनुलोसा सेल्स कोरोना रेडिएटा को बनाई है। ये थोड़ा ट्रिकी और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, और डेप्थ का। जोना पेलुसिडा के बाहर के साइड में कोरोना रेडिएटा बना है, तो उस साइड की लेयर में कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा दोनों अब एंटर कर गए हैं। ये फॉलिकल और उस साइड के बीच में है, और ये जब रिलीज होंगी तो ओवम इन लेयर के साथ रिलीज होता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो बाकियों को नहीं क्लियर हुआ क्या? अब कहानी दो डायरेक्शन में जाएगी। एक तो ओवम जो उस साइड रिलीज हुआ वो गया फेलोपियन ट्यूब की तरफ, उसको अलग पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी ओवरी के अंदर क्या होना है कि जो जो आपका ग्राफियन फॉलिकल था वो ओवुलेशन हो गया, तो ओवुलेशन के बाद ओवम तो चला जाएगा आपका इधर फेलोपियन ट्यूब के साइड। नाउ व्हाट अबाउट द फेट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या डिनेचर्ड हो गया? नहीं, इट कन्वर्टेड। हर चीज को डिनेचर नहीं कर देना अपने को, इट कन्वर्टेड टू फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। दैट्स वाई यहाँ पे तीन फेज हो जाते हैं। एक मेंस्ट्रुअल फेज, जब ओवरी में हार्मोन के इम्पैक्ट से यूट्रस से एंडोमेट्रियम लेयर डिजनरेट हो रही है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, ओवरी से ब्लड नहीं आता है, यूट्रस से ब्लड आता है। लेयर कौन सी है? एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम, और उसमें भी एंड्रोमेट्रियम के अपर लेयर। ओके, क्लियर है? तो उस लेयर के शेड ऑफ होने का इम्पैक्ट कहाँ से पड़ा? फॉलिकल्स और इनके जो भी कॉर्पस ल्यूटियस के डीजनरेशन से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी हम कब कौन कहाँ पे हो रहा है वो मैच कराएंगे, घबराना मत। क्लियर? तो इस टाइम में तीन फेज में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन जब ब्लीडिंग चलती है उस टाइम शेड ऑफ हो रही है लेयर यूट्रस की। ओके, दूसरा क्या हुआ, अब सेड ऑफ हो गई लेयर, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन सब डाउन हो जाता है, तो फिर से एस्ट्रोजन की सिंथेसिस का सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी को कि बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है। पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर से क्या होगा? फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होगा। तो अगेन वही कहानी, प्राइमरी प्रिमोडियल प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, वो वाला चीज फेज चल, क्योंकि ऑलरेडी सब मैच्योर हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो देखो, अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, जो भी मैंने तुम्हें बताया ये रिक्रूटमेंट वाला, ठीक है, ये प्यूबर्टी के टाइम यहाँ तक आ चुकी है कहानी, तो अब ये पीछे नहीं जाना है, इस पे पीछे नहीं जाना है। समझ में आई बात? इस पे पीछे नहीं जाना। अब ये सेकेंडरी टर्सरी के बीच की कहानी होती है। सेकेंडरी होगा तो वो टर्सरी में आ रहा होगा, सेकेंडरी टर्सरी मेनली आ जाता है टर्सरी में। तो यहाँ से फिर से रिक्रूटमेंट हुआ, फिर से वही लोग अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे अभी यूज समझ लो कि सेलेक्ट नहीं हुए थे। कुछ डिजेनरेट होते जाएंगे, तभी तो टोटल 400 बचेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, हो जाती है बेटा, कई चीजें यहाँ पे इंटरलिंक्ड आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, आपको कई चीजें अपने आप क्लियर होगी। और ये आपके में थिंकिंग आनी चाहिए कि मैम अभी तो आप बता दी थी कि प्यूबर्टी आ गया, तो प्यूबर्टी के बाद फिर आपने फटाक से बोल दिया कि सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल प्रिमोडियल इसका फॉर्मेशन चलेगा। अरे वो तो हो चुका बेटा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वहां तक आ चुकी है ओवरी के अंदर फॉलिकल्स। नाउ ब्लड वेसल्स ग्रो इनटू रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स। अब क्या कह रहा है? बिफोर ओवुलेशन, before ovulation the inner side of follicle is avascular, but soon after ovulation blood vessels grows into ruptured graphian follicle. Blood vessels आ रही है, सप्लाई आएगा, becomes filled with blood which is known as corpus hemorrhagium। ल्यूटियल के भी पहले
ब्लड आ गया उसमें, ठीक है। इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो, इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ कार्पस ल्यूटियल। ल्यूटियल फेज का पहला स्ट्रक्चर जो ग्राफियन फॉलिकल से कन्वर्ट होता है, ऑप्शन में आएगा तब आपको लिखना है कॉर्पस हेमोरेजियम। अगर नहीं पूछा है तो डायरेक्ट आप चले जाओ कॉर्पस ल्यूटियल के लिए, ल्यूटियम के लिए। ल्यूटियल फेज में ल्यूटीएल बोल रही हूँ जब मैं, तो एल बता रहे हैं हम स्पेलिंग, ल्यूटियल दिस इज द फेज, ठीक है। ल्यूटियम दिस इज द स्ट्रक्चर। द ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल प्रोलिफरेट, बनना पड़ेगा ना बेटा उसको, अदरवाइज वो कैसे ओपनिंग रहेगी हमेशा। एंड दीज सेल्स बिकम येलो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट कॉल्ड ल्यूटीन। एमसीक्यू है, उसका शकल बदल रहा है। ग्राफियन फॉलिकल और कार्पस ल्यूटियम को देखने में भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है। दीज सेल्स आर कॉल्ड ल्यूटियल सेल्स और ल्यूटीन। ल्यूटीन सेल्स सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन। फॉलिकुलर सेल्स ग्राफियन फॉलिकल तक क्या सिक्रीट हो रहा था, एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एक ही बात है बेटा। अब क्या सिक्रीट हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन करवाएगा, मतलब प्रोलिफरेशन करेगा। ओके, यार रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है तुम लोग बताओ। प्रोजेस्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ताकि अगले, अब देखो 14 डेज से जो ओवुलेशन हुआ है, वैसे तो उसकी लाइफ 48 आवर्स की है वायबल, मतलब 24 आवर्स में वो पहुंचे, उसके बाद फर्टिलाइज किए, इम्प्लांटेशन होने में 4 से 6 दिन का वेरिएशन लगेगा। इस वेरिएशन के ड्यूरेशन में एंडोमेट्रियम लेयर को भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और प्रोजेस्ट्रॉन किससे सिक्रेट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। अब यही मैं पिछले साल इनको समझाते समझाते हार गई कि कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जब एस्ट्रोजन जीरो हो। एस्ट्रोजन कम हो सकता है, प्रोजेस्ट्रॉन कम हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है। तो कार्पस ल्यूटियम ऑल्सो सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड इट सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन टू, लेकिन दोनों में से एक प्रेफरेंस देना होगा, तो बेटा इसको ट्रॉफी दो ना, क्योंकि मेन हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन है। बच्चे बोलते हैं कि एस्ट्रोजन भी तो करता है, भाई उसने तुम्हें ऑप्शन ही नहीं दिया है कि बोथ, तो जाओ प्रोजेस्ट्रॉन के साथ जो मेन काम है उसका। क्यों, क्योंकि आपको पैरेलली चलना चाहिए कि वहां पे प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है, कहाँ पे, यूट्रस में। यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है, मतलब एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन चल रहा है, और एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन के लिए आपको जो हार्मोन चाहिए दैट इज द प्रोजेस्ट्रॉन। आई होप इट इज क्लियर। और अभी भी हार्मोन के लिए तो बिल्कुल नहीं घबराना है, हार्मोन को तो हम एक्स्ट्रा एक लेक्चर में पूरा कवर करेंगे कि हार्मोन कौन सा कहाँ रिलीज हो रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। सही बात समझ में। आपको स्ट्रक्चर अभी ध्यान होना चाहिए, स्ट्रक्चर पे फोकस करो, तो जब जो पढ़ाएं तब तो उस पर फोकस करो। प्रोजेस्ट्रॉन क्यों, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट होता है बेटा। प्रोजेस्ट्रॉन इसीलिए ताकि अगर इस फेज के बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइज जाइगोट या डेवलपिंग एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना पड़ेगा यूट्रस में बेटा। तो ऐसा नहीं है कि उधर फर्टिलाइजेशन होगा तब वहां फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑलरेडी जाइगोट जब मूव करके जाने के लिए रेडी होगा और बीच में फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, तो उस केस में एंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर नेक्स्ट 14 डेज में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई ओवम का इम्प्लांट जाइगोट का इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप फिर से मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हो। तो यूट्रस में सिक्रेटरी फेज आ जाएगा एंड ओवरी में मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। ओके, प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रेशन डाउन होने की वजह से, चलो वो हम बात करेंगे उसके बाद। तो ये ध्यान रखो, एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है लेकिन ज्यादा, और प्रायोरिटी आपको किसके देना है, प्रोजेस्ट्रॉन को। अब देखो फिर जैसे मैंने बोला कि क्या होगा किसी भी स्ट्रक्चर का आगे क्या होगा, तो ग्राफियन फॉलिकल का आगे क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में। ना कॉर्पस ल्यूटियम इधर ओवरी में बना हुआ है और उधर यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, समझो आप बात को, कहानी समझो, भावनाओं को समझो मेरे, क्लियर।
या तो फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक, तो हुआ इम्प्लांटेशन तो उसको एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा, सारा फॉर्मेशन, तो अब 9 महीने के लिए वो फिक्स हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज सिक्रीशन करता रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन को बनाता रहेगा और एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करना है, क्योंकि डेवलपिंग फीड को पूरा फीटस को पूरा फीड देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेसेंटा पे आ जाता है। ओके, तो कॉर्पस ल्यूटियम बिकम स्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, become stable for next 9 months by the help of SCG. Again, this is the hormone secreted by itself, embryonic cells, trophoblast और blastocyst. अभी इतना चीज छोड़ दो, फिर से अब मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सी सेल्स है, कैसे डेवलपमेंट है, ये कौन इंड्यूस करेगा, ये एम्ब्रियो इंड्यूस करेगा, ये वाली मैकेनिज्म। और एससीजी ही वो हार्मोन है जिससे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तुम लोगों ने एड में देखा होगा, प्रेगा न्यूज की स्ट्रिप वगैरह का दिखाता है। ठीक है, तो उस स्ट्रिप में आप कैसे देखते हो, जैसे अभी एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट में कैसे तुरंत वो दिखाता है, कोरोना होगा तो डबल स्ट्रिप आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी किट आती है वो क्या करती है, हार्मोन को टेस्ट करती है। अब इसमें हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे बिल्कुल भी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लो बस, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक, और ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होगा, इसलिए क्या हो गया, इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, और उससे कंफर्मेशन हो जाता है कि पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट है। चलो, तो अभी ये सेक्शन को थोड़ा सा हटाओ, फिर भी समझ में आ गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा तुम्हें। तो 9 मंथ के लिए आपका क्या है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल है मतलब ओवरी अरेस्ट हो गई ल्यूटियल फेज में। अब नो मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, कोई फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, सब कुछ अरेस्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम को कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस करते जाना है, और आपका वहां पे जो ये लोकल हार्मोन सिक्रेट हुआ एससीजी, इसी के जैसे वहां पे भी प्लेसेंटा से, यूट्राइन लेयर से फिर प्रोजेस्टेरॉन वगैरह की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। उनको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, मतलब उसी टाइम में वो सिंथेसिस होंगे, तो लोकल एंडोक्राइन सिस्टम एक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इसका फ्यूचर, कॉर्पस ल्यूटियम या तो इस तरीके से जाएगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा होता है, अब हर महीने तो हर फीमेल ऐसा तो है नहीं कि प्रेग्नेंट हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन से ज्यादा चांसेस किसके हैं कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और उस केस में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजेनरेटिंग आफ्टर अबाउट 9 डेज। स्टार्ट हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, क्लियर। तो धीरे धीरे डिजेनरेशन होगा, इधर डिजेनरेशन और उधर एंडोमेट्रियम का, फिर एक टाइम के बाद जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत डाउन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन के डाउन होते ही एंडोमेट्रियम लेयर शेड ऑफ होना स्टार्ट करेगी, और वही क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दोबारा मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होना। 9 days of its formation and converted into corpus albicans, and corpus albicans से अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही एकदम ऐसे सोच लो कि रेमिनेंट फॉर्म हो गया, ये बहुत रिडंडेंट फॉर्म हो। दैट इज अबाउट 23rd डे ऑफ एमसी, मतलब menstrual cycle, degenerated corpus luteum is known as corpus albicans, और इधर ये डिजेनरेट हुआ, उधर वो शेड ऑफ स्टार्ट हुआ। कुछ कहानी समझ में आई? बच्चे कम क्यों होते जा रहे भाई, कहाँ भाग जाते हैं पढ़ते पढ़ते। एलम, आकाश, आसना, आयुष, फरिया, इकराम, मनाली, ईशा, कश्मीरा, कीर्ति, सैफ, प्रतीक, पृथ्वी, श्वेत, समझ में आया बेटा? यश, दामिनी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, दोबारा एक बार लेक्चर सुनना और इन सारे चार्ट को खुद बैठ के देखो, तो तुम्हें कुछ क्वेरीज आएंगी। क्वेरीज आना एकदम जेन्युइन है, आना भी चाहिए। ठीक है, 50% समझा, 50% और समझ में आ जाएगा जब आप इमेजेस को लेके और नोट्स को एक बार रीड करके देखो। मैं नोट्स पढ़ने में टाइम नहीं लगाती, मैं समझाने में टाइम लगा रही हूँ। तो तुम जब समझने के बाद फिगर और नोट्स को लेके बैठोगे, एक बार तो रिवाइज करोगे आज के दिन में, और एक बार लेक्चर सुनना हो तो लेक्चर सुन लेना, क्योंकि लेक्चर लेंदी जाएगा। तो खुद से थोड़ा सा पढ़ो, फिर जिस पोर्शन में नहीं समझ में आया उस पोर्शन को जाके देखो।
अब अगेन फ्लो चार्ट बन गया सारी चीजों का, देख लो। प्रिमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, अब मैं रिपीट करूंगा, अब इसको लेंदी लोगे तो फिर लेंदी हो गया। सारी प्रोसेस ऑलरेडी जो इतने सालों में बेटा वहां डेवलपमेंट हो रहा है उसको तुम्हें पढ़ना आधे घंटे में, तो मेहनत करो थोड़ा। प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट है। एम्ब्रियो प्यूबर्टी 7 million to 4 lakh, यही वाला बोल रही थी मैं, दैट्स वाई वहां पे 60 to 80,000 ओनली लिखा था बेटा, समझ में आया इसके कंपैरेटिव। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte प्रोफेज 2 में अरेस्ट हो गया। अच्छा, ये डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी 1,20,000 से 1,60,000 बोथ ओवरीज, देखो उसको डबल कर दिया है, तो ये मत कंफ्यूज मत हो जाना, बोथ और सिंगल, ईच ओवरी, बोथ ओवरीज, ये ध्यान देना। ड्यूरिंग ईच menstrual cycle 6 to 10 primary follicles are activated by FSH and they form secondary follicle, primary oocyte, prophase, every menstrual cycle 1 to 2 क्या हो गए सेकेंडरी फॉलिकल। अब एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये डेवलपमेंट चल रहा है सेकेंडरी फॉलिकल से 1 मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। अच्छा देखो, एक चीज मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये वाला फॉर्मेशन हर साइकिल में चलेगा। मतलब प्यूबर्टी तो आ गई है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये स्टेज है, लेकिन वो जो मियोसिस कंप्लीट होने वाला और फर्स्ट मियोसिस को कंप्लीट करने वाला स्टेज है, वो हर साइकिल में चलेगा। ये मुझे लास्ट ईयर भी कंफ्यूज हुआ था, और मैंने एक डॉक्टर, मेरी दीदी है, उनसे पूछा भी था। और यहाँ से जितने भी क्वेरीज मेरी अराइज हुई है ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैंने मैथिली वगैरह से भी रिक्वेस्ट किया, जो गायनेकोलॉजिस्ट बनेगा वो मुझे बताएगा कि इसमें इतना लोचा क्यों है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे गाने एक दीदी है, उनसे मैंने पूछा तो सब गोल गोल जवाब देते, अरे ऐसा नहीं होता, वो थ्योरी में लिखा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें लिखी हुई हैं, बट एक्चुअली ये कॉन्ट्राडिक्ट है बहुत सारे। तो सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, प्रोफेज, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये फेज चलेगा। सेकेंडरी फॉलिकल जब ग्रो करेंगी और टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, ग्रेफियल फॉलिकल बनेगी। अगेन वही रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये प्रोसेस आएगा, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवुलेशन होगा, एक साइड की ओवरी से और दूसरी साइड के। इस पूरी प्रोसेस को अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि यहाँ से ये जो ये प्रोसेस चल रहा है, इट विल टेक 2 months, ये 2 महीने का टाइम लेता है। इसलिए फॉलिकुलर डेवलपमेंट वाला फेज जो है वो एक एक महीने में एक ओवरी से ओवुलेशन होता है। जैसे सपोज लेफ्ट ओवरी से ओवुलेशन हुआ जनवरी में, ठीक है, तो ऑलरेडी जनवरी की राइट ओवरी कहाँ होगी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज में। समझना आप क्या बता रहे हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज में। ओके, ये गई आगे। ओवुलेशन होने के बाद यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस वो वाला प्रोसेस चलेगा, और ये रेडी है अब ओवुलेशन के लिए। तो नेक्स्ट डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन होगा, नेक्स्ट डे कह रही हूँ, नेक्स्ट मंथ में, मतलब फरवरी में ओवुलेशन हुआ, वो किससे हुआ, ओवरी, राइट ओवरी से। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपल आपको थ्योरी कहती है ये, कि हर एक ओवरी एक एक महीने 2 महीने का टाइम लेती है पूरी मैचुरेशन के लिए, उससे ओवुलेशन होने के लिए। दैट्स वाई एक महीने में एक ओवरी ओवुलेट होती है, फिर अल्टरनेट मंथ में दूसरी ओवरी से ओवुलेशन होगा। और यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम 1 ओवरी, फ्रॉम गिवन टाइम पीरियड, फ्रॉम 2 ओवरी, फ्रॉम गिवन टाइम, विद इन द गिवन टाइम पीरियड, जैसा क्वेश्चन है। तो ग्रेफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड मेटाफेज, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये फेज चलता रहेगा। रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल को थोड़ा सा क्लियर करने का, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड हुई, कहानी क्या जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम वाली। अब क्या कहानी है, एक तो ये है, मैंने बोला कि ओवुलेशन हो गया, तो एक ये वाली स्टोरी चली गई बेटा आपका, फर्टिलाइजेशन, एम्पुला, अब उसकी बात बाद में करेंगे। दूसरा जो अभी आज देखा वो क्या है, रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल, हेमोराइजिकम कंडीशन आएगी, कार्पस हेमोराइजियम, ब्लड अंदर जाएगा, देन इट कन्वर्टेड टू पूरा ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेना जो लेयर है वो सील हो जाएगा, और उसके बाद वहां से कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन ल्यूटियल फेज में चला जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगेगा। ठीक है, अब फिर से कंडीशन क्या है, इफ प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस तो ये वाली कंडीशन, इफ प्रेगनेंसी नॉट टेक प्लेस तो ये वाली कंडीशन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल टिल पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मीन्स होता है डिलीवरी। जैसे मिक्चुरेशन यूरिनरी के लिए टेक्निकल वर्ड था ना,
वैसे ही पार्चुरेशन डिलीवरी के लिए टेक्निकल वर्ड होता है। अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं हुआ इस बीच में तो डिजनरेट करेगा कार्पस लुटियम, फॉर्म करेगा कार्पस एल्बिकेंस को, और पैरेलली मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा यूट्रस से। अभी क्लियर है ये चीजें? थोड़ा सा एक दो और पॉइंट बताएंगे, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। ये क्लियर है इतना? देखो, मैं खुद एडमिट कर रही हूँ इस पोर्शन के कंफ्यूजन को, ये मुझे भी है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने ऑलरेडी बहुत स्टडी कर रखी है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो दिस इज जस्ट गो फॉर द हायर स्टडी एंड फाइंड इफ देयर इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिस टेक्स प्लेस, और वो वैसा ही है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन वैसा है। ओके, वही पॉइंट है कि अगर हम ये कहें कि सेकेंडरी फॉलिकल है तो हम ये कैसे कहेंगे कि प्यूबर्टी के टाइम में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तुम लोग इतने लेवल पे अभी सोच नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हें इस पोर्शन का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं समझ में आ रहा है। बाकी फ्लो समझ में आया? और 4 बच्चे कम हो गए। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन ओवरी में होगा, हाँ बिल्कुल बेटा। अभी प्लेसेंटा का सिक्रीशन मैंने बताया नहीं है, वहां पे भी होता है, बट ओवरी में सिक्रीशन होगा। वो आफ्टर प्रेगनेंसी वाला है, लोकल हार्मोन में आएगा। अच्छा, ये तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि ओवरी में सिक्रीट हो रहा है तो यूट्रस में कैसे वर्क कर रहा है? ये भी आ सकता है दिमाग में। आया क्या ये दिमाग में? बताओ तो जरा। हाँ, कैसे आया? अब इसका आंसर भी बताओ, थप्पड़ खाने के लिए रेडी रहना। एंडोमेट्रियम पर कैसे इफेक्ट करेगा? हार्मोन सिस्टम पड़ा हुआ है ना। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन? डक्ट से जा रहा है क्या? वो तो ब्लड से जा रहा है ना, और उससे रिलेटेड रिसेप्टर जहां पे होंगे वहां पे वो वर्क करेगा। बट अच्छी बात है, एटलीस्ट क्वेश्चन तो आया माइंड में। तो हार्मोन की कहानी एक अगले दिन पे देखेंगे। अभी इसी से रिलेटेड कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हम बात करेंगे। तो अभी हमने समरी में आपको क्या बताया कि एक आपने ये पूरा भी देखेंगे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी पे ग्राफिकल बेस पे फोकस करते हुए कल कंटिन्यू करेंगे, बट आज वाली समरी एक कर लेते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या फेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 28 डेज की जो साइकिल दिख रही है उसमें बिगिनिंग होती है मेंस्ट्रुअल फेज। ये एक चीज ध्यान में रखना, फर्स्ट फेज ये है। फिगर में इधर भले ही दिया रहता है बट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो एग्जैक्ट आपको ग्राफ मिलेगा ना, जैसे ये आपका एनसीईआरटी का ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मेंस्ट्रुएशन लिखा होगा, इसी ग्राफ की बात कर रहे हैं। पैरेलली आपको देखना है बेटा, ये देखो यूट्राइन इवेंट लिखा हुआ है। अब आज आप बेसिक समझ लो, फिर हम एक बार में इस पे बात करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहले अलग अलग फेज में अलग अलग जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलिकल डेवलप हुआ, यहाँ पे एंडोमेट्रियम के लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। और पिट्यूटरी क्या कर रही है? पिट्यूटरी का तो काम है हार्मोन रिलीज करना। कौन सा? एफएसएच और एलएच। कैसे ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है ये कल बात करेंगे। ये 3 इवेंट अलग अलग आपको आज समझ में आ जाना चाहिए। इसको अभी छोड़ दो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी बात रहने दो। बट इतना समझ में आया ना कि एंडोमेट्रियम लेयर प्रोलिफरेट हो रही है और उसके बाद शेड ऑफ हो रही है। ओके, तो ये बच्चे यहां से ये पॉइंट नोट करना, दिस इज द फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन। फॉलिकुलर फेज किसका? ओवरी में। प्रोलिफरेटिव फेज किसकी? यूट्रस में। ल्यूटियल फेज ओवरी में। सेक्रेटरी फेज यूट्रस में। और देन नेक्स्ट साइकिल। ओके बच्चा, सिक्रेटरी फेज के बाद ही मेंस्ट्रुएशन आएगा, मतलब यहाँ पे पूरा वेस्कुलर सप्लाई मेंटेन किया गया, रिच हो गया ना, ये वेस्कुलर रिच हो गया। और उसके बाद सेड ऑफ आएगा, तो ये नेक्स्ट साइकिल। इस पे आ जाओ, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ऐसे होती है ना, जहां से शुरू वहीं से जहां से शुरू वहीं पे एंड, और फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। तो वही बात है। चलो अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ओके, तो ये ग्राफ एक शॉर्ट में फिर से बात करते हैं। देखो आप एक जो बेसिक सी फंडामेंटल है, कभी भी देखो कोई ग्राफ जीरो पे शो नहीं कर रहा है, ना ये वाला ना ये। इसलिए मैं बच्चों को बार बार समझाती हूँ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एलएच, एफएसएच ये नील नहीं होंगे, ये जीरो नहीं होंगे। उनका कंसंट्रेशन हाई लो हो सकता है। अभी आज के अकॉर्डिंग हम सिर्फ फोकस कराते हैं, तुम्हें एलएच सर्च का नाम आया ओवुलेशन का, तो एलएच वाली ग्राफ देखो कहाँ है, दिस वन, ये है एलएच का ग्राफ।
एलएच का लेवल देखो 0 के ऊपर ही रखना है अपने को, कभी 0 से ग्राफ नहीं बनाना, सब्जेक्टिव लिखते वक्त भी नहीं बनाना बेटा। बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आया पीक। पीक कभी ओवुलेशन पे नहीं आता, जस्ट ओवुलेशन के पहले आता है, क्योंकि ओवुलेशन, अब ये रीजनिंग असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। पीक आया है इसलिए ओवुलेशन हुआ है, ना कि ओवुलेशन पीक, ओवुलेशन होने का की वजह से पीक आया है। तो पहला इवेंट क्या होगा, एलएच सर्च। दूसरा इवेंट क्या है, ओवुलेशन। ओके। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रोल प्ले करेगा, फॉलिकल को डेवलपमेंट में। फॉलिकल डेवलप होगा तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन। तो लेवल किसका हाई होना चाहिए, एस्ट्रोजन का। अब देख लो एस्ट्रोजन को, यहाँ चल रहा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, सॉरी, यहाँ चल रहा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और चलो डेवलपमेंट फॉलिकल्स नहीं दिख रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन का पीक देखते हैं। तो एस्ट्रोजन का पीक बढ़ रहा है, मतलब 14 डेज पे तुम्हें पता है ओवुलेशन होने वाला है, तो उसके पहले एस्ट्रोजन का पीक हाई होगा, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल तक फॉलिकल पूरा मैच्योर हो रखे हैं। ओके। एलएस सर्ज हुआ, एलएस सर्ज से ओवुलेशन हुआ। पैरेलली थर्ड इवेंट क्या हो गया, यहाँ से अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 पे क्या हुआ, एलएस सर्ज। सेकंड में ओवुलेशन। थर्ड में क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल क्योंकि रप्चर हो चुका है ओवुलेशन के लिए, इसलिए क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज। एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज। अब ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो चुका है कार्पस ल्यूटियम में। तो फॉलिकुलर फेज के बाद कौन सा फेज आ जाएगा, ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद क्या होगा, ल्यूटियल फेज। एंड ल्यूटियल फेज में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम किसको सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को। तो लेवल कौन हाई जाएगा, मतलब दोनों सिक्रीट कर रहा है, इसलिए देखो 0 पे नहीं जाएगा ये। लेवल प्रोजेस्टेरॉन का मच हायर जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ऊपर 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 एंड देन डाउन। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया, डिजेनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन कम हो गया, नील नहीं हो गया, कम हो गया। तो यूट्रस में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, अब फिर से ये वाला फेज, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो फिर क्या होगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन कांस्टेंट थोड़ा सा रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जब तक नहीं पड़ेगा बनेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन आएगा नहीं। अगर 50% भी समझ में आया तो वेरी गुड, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ग्राफ को समझाएंगे, कुछ बातें समझाएंगे। चलो अब बहुत स्ट्रेस हो गया, थोड़ा सा एक कार्टून देख लो, और एलएच कैसे एलएच ने थप्पड़ मारा उस पर फोकस करो। ठीक है, ये क्या है, देखो जैसे एक इंडिकेटर होता है ना कार में, बाइक में, कि पेट्रोल का लेवल एकदम डाउन हो चुका है, रिजर्व में पेट्रोल है, तो ई की तरफ जो उसकी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, जो नोक होती है, जो निडल है, वो ई की तरफ दिखेगी आपको। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि एस्ट्रोजन डाउन है, तो किसको सिग्नल जाएगा, फीडबैक इनहिबी फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब सिंथेसिस का सिग्नल जाएगा, फीडबैक नहीं बोलेंगे, सिंथेसिस का सिग्नल किसको जाएगा, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को मतलब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को क्या सिंथेसाइज हुआ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करना है इसको, छोटे छोटे फॉलिकल्स को डेवलप करता जा रहा है, बड़ा हो गया, फॉलिकल डेवलप हो गया, टर्सरी फॉलिकल तक आ गया, ग्रेफियन फॉलिकल आ गया, तभी एस्ट्रोजन का लेवल हाई चल रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल, अब देखो इसको तुम ग्राफ बनाओगे ना, ये भी ग्राफ है, ऐसे जा रहा है, बट अभी उलझना मत, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल्स, एंड देन तभी क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन एलएच एकदम ऊपर, मतलब बढ़ गया, एलएच बढ़ गया, एलएच ने एक थप्पड़ लगाया किसको, ग्रेफियन फॉलिकल को, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को, और उसके मुंह से क्या निकला है, ओव्यूल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। नाउ ग्रेफियन follicle converted to corpus luteum, एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन करने लगा, प्रोजेस्ट्रॉन ब्लड के थ्रू पहुंचा यूट्रस में, वहां पे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हॉर्मोन्स का पिट्यूटरी से सिग्नल, पिट्यूटरी को सिग्नल जा रहा है कि उधर कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, नाउ यू हैव टू रिमूव द एंडोमेट्रियम न्यू लेयर। ओके। और फिर क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो गया कार्पस एल्बिकेंस में, कार्पस एल्बिकेंस ये कन्वर्टेड हुआ है ओवरी में, और मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा यूट्रस में। समझ में आया, ठीक है। अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज ओवरी में, सॉरी यूट्रस में, उसमें क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रहा है, या मेंस्ट्रुअल फेज, फेज का नाम आप ओवरी से लोगे,
मेंस्ट्रुअल फेज में शेड ऑफ क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की लेयर शेड ऑफ हो रही है, दिख रहा है ये शेड ऑफ हो रही है। फिर फॉलिकुलर फेज, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, वहां पे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की जो एक इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई, एंडोमेट्रियम है, शेड ऑफ होना रुक जाएगा। ओके, ओवरी में क्या हो रहा है, एग डेवलप हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। फिर ओवुलेशन फेज, एग रिलीज हो गया, ओवरी से एग रिलीज हो गया। अब ये इधर की कहानी से जा रहा है, एम्पुला में वेट करेगा स्पर्म का, अगर स्पर्म आता है तो फ्यूज करेगा, अदरवाइज फिर से यूट्रस के थ्रू डिजनरेट होके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ डीनेचर्ड हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाता है। बॉडी की कैपेसिटी होती है, जो भी डिजनरेटेड पार्ट है उनका ऑटोफेजी कर जाता है इम्यून सिस्टम। तो ओवुलेशन फेज एंड देन अगेन एग गेट्स रिलीज, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या करना है, एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करना है। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर शुड बी मेंटेन फॉर द प्लांट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। इज इट क्लियर? चलो अब ये पॉइंट्स हैं इन्हीं से रिलेटेड, बट हम कल कवर करा देंगे और आगे अपन इस ग्राफ को 3 पार्ट में करके कल पढ़ेंगे। बेसिक शुड बी क्लियर, फिर हार्मोन को देखेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कंपैरेटिव, देखो कई सारे हार्मोन एक साथ हैं, इसलिए आपको पहले मैकेनिज्म समझो फिर हार्मोन पे आएंगे। मुझे नहीं समझा वो एनसीईआरटी का फिगर, अभी मैंने समझाया भी नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो, कल आते हैं उस पे। इतना समझ में आया? अच्छा इतना तो समझ में आया ना कि देयर इज 2 ऑर्गन्स, एक ओवरी है एक यूट्रस है। ओवरी में प्रोसेस चल रहा है, यूट्रस में प्रोसेस चल रहा है, और एक पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स ही हैं जो कि ओवरी और ओवरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। बस इतना काफी है, बाकी कल देख लेंगे। बाकी फॉलिकल्स आज समझ में आ जाना चाहिए था, वो आ गया होगा, नहीं आया है एक बार रिवाइज करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारे स्क्रीनशॉट लो। लिखने की भर भर के लिखने की नीड नहीं है, ये सब जो फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं इनको बना लो। एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू स्मार्टली सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम नोट्स बनाने में चला गया। ये सब चीजों के आप स्क्रीनशॉट ले लो एक्सेप्ट हार्मोनल। तो ये सीक्वेंस ऑफ फॉलिकल्स आज का मेन टारगेट यही है। चलो बाय बाय, गुड डे, कल मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। बाय बेटा बाय। रिवाइज कर लेना, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। बाय।